नमस्कार दोस्तों। भाग 8 न्याय, बुद्धि और सत्य और रहस्यमय बेताल और राजा विक्रमादित्य की परीक्षा की अद्भुत कहानी बेताल 25 पर स्टोरी वाला मैन चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। रात का तीसरा प्रहर था। शमशान की भूमि पर सन्नाटा पसरा हुआ था। चांद बादलों के पीछे लुक छिप खेल रहा था और रात में तारे टिमटिमा रहे थे, मानो विक्रमादित्य से अटखेली कर रहे हों। हवा के तेज झोंके मानो विक्रमादित्य का रास्ता रोक रहे हों और हवा में अजीब सी रहस्यमयी गंध थी। राजा विक्रमादित्य ने कंधे पर बेताल को फिर लटकाया और गहरी सोच में डूब गए और दृढ़ निश्चय कर एक बार फिर उसी तपस्वी के आश्रम की ओर बढ़ रहे थे। यह 8वीं बार था जब वे बेताल को लेकर लौट रहे थे। राजा विक्रमादित्य जानते थे कि यह बेताल फिर से कोई चालाक भरी कथा जरूर सुनाएगा और अंत में प्रश्न पूछेगा और मुझे इसका उत्तर देना ही पड़ेगा। यह बेताल फिर उड़ जाएगा, लेकिन मुझे तो इसको तांत्रिक के पास ले जाना ही है। मेरा मौन व्रत रहना भी राजा धर्म के विरुद्ध है, क्योंकि अन्याय और असत्य के सामने चुप रहना भी एक अपराध होता है। जैसे ही वे कुछ दूर चले, बेताल ने अपनी कर्कश किंतु चतुर आवाज में कहा, हे राजन, तुम तो अत्यंत धैर्यवान हो। हर बार मुझे पकड़ कर ले जाते हो, फिर भी मेरी कथा सुनते हो। लो, इस बार मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हारा धैर्य फिर टूट जाएगा, जिसमें न्याय और बुद्धि दोनों की कठिन परीक्षा है। मुझे विश्वास है कि तुम न्याय जरूर करते हो, चाहे उसमें तुम्हारा नुकसान ही हो। तो मेरी कहानी ध्यान से सुनना। तो सुनो। किसी राज्य में धर्म नगर नाम का एक समृद्ध नगर था। वहाँ का राजा था राजा धर्मकेतु, न्यायप्रिय, प्रजावत्सल और विद्वानों का सम्मान करने वाला। उसके राज्य में एक युवक रहता था, नाम था अमित। वह अत्यंत बुद्धिमान परंतु गरीब था। जीवन यापन वह लेखन और शिक्षा का कार्य करता था। उसी नगर में एक धनी सेठ रहता था, सेठ भानुदत्त। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु हृदय में लोभ और अहंकार भरा हुआ था। उसकी एकमात्र पुत्री थी, कन्या मालती। सुंदर, सुशील और अत्यंत बुद्धिमान। मालती और अमित का परिचय मंदिर में हुआ, जहाँ दोनों विचारों से प्रभावित हुए। धीरे धीरे उनका स्नेह गहरा प्रेम बन गया। दोनों ने विवाह का निश्चय कर लिया। जब यह बात सेठ भानुदत्त को पता चली तो वह क्रोधित हो उठा। एक निर्धन युवक मेरी पुत्री से विवाह करेगा, यह असंभव है, उसने कठोर स्वर में कहा। मालती ने साहस दिखाते हुए कहा, पिताजी, अमित भले ही गरीब है पर चरित्रवान और बुद्धिमान है। सेठ ने विवाह की अनुमति देने से इनकार कर दिया और मालती को घर में बंद कर दिया। षड्यंत्र की शुरुआत कुछ दिनों बाद सेठ भानुदत्त ने एक योजना बनाई। उसने अमित को बुलाया और कहा, यदि तुम वास्तव में योग्य हो तो मेरे व्यापार की देख रेख 3 महीने तक करो। यदि लाभ हुआ तो मैं विवाह स्वीकार कर लूँगा। अमित ने यह शर्त स्वीकार कर ली। 3 महीने में अमित ने अपनी बुद्धि और ईमानदारी से व्यापार को दुगना कर दिया। नगर में उसकी प्रशंसा होने लगी, परंतु सेठ का लोभ और अहंकार और बढ़ गया। उसने विवाह से मुकरते हुए कहा, तुमने मेरा व्यापार संभाला, पर मेरी पुत्री से विवाह करने का अधिकार तुम्हें नहीं है।
इस अपमान से अमित आहत हुआ, पर उसने कोई झगड़ा नहीं किया। उसी रात मालती रहस्यमय ढंग से अपने कक्ष से गायब हो गई। अगली सुबह नगर में हड़कंप मच गया। सेठ भानुदत्त ने राजा के दरबार में जाकर अमित पर आरोप लगाया, महाराज, इस युवक ने मेरी पुत्री का अपहरण कर लिया है। बिना पूरी जांच के नगर के कुछ लोगों की गवाही के आधार पर अमित को बंदी बना लिया गया। वह बार बार कहता रहा, महाराज, मैं निर्दोष हूँ, मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। परंतु सेठ का बड़ा प्रभाव था। उस बीच नगर के बाहर एक तपस्वी को जंगल में एक युवती अचेत अवस्था में मिली। वह कोई और नहीं, मालती थी। तपस्वी ने उसकी सेवा की। कुछ समय बाद मालती को होश आया। उसने बताया कि उसके पिता ने उसे नींद की औषधि देकर जंगल में छोड़ दिया ताकि अमित पर दोष लगाया जा सके और उसकी बदनामी हो। न्याय का द्वंद्व। तपस्वी मालती को लेकर राजा धर्मकेतु के दरबार में पहुंचा। सच्चाई के सामने आई। राजा स्तब्ध रह गया। सेठ भानुदत्त ने अपराध स्वीकार कर लिया, पर बोला, मैंने ये सब अपनी प्रतिष्ठा के लिए किया। मैंने अपनी पुत्री को नहीं मारा, इसलिए मुझे क्षमा किया जाए। अब राजा के सामने कठिन प्रश्न था। अमित निर्दोष सिद्ध हो चुका था। मालती के साथ घोर अन्याय हुआ था। सेठ ने षड्यंत्र रचा, पर किसी की मृत्यु नहीं हुई। राजा सोच में पड़ गया, कितना दंड उचित होगा। राजा धर्मकेतु ने घोषणा की, सेठ भानुदत्त, तुम अपने धन और प्रभाव का दुरुपयोग किया है। अपनी पुत्री के अपराधी हो। तुम्हारी आधी संपत्ति राज्य लेगा और शेष संपत्ति से तुम कन्या मालती और अमित का विवाह कराओगे। इसके बाद तुम्हें वनवास दिया जाएगा ताकि तुम अपने कर्मों का चिंतन कर सको। अमित और मालती का विवाह हुआ। दोनों ने सरल जीवन यापन अपना लिया, धर्म के मार्ग पर चले। बेताल का प्रश्न कहानी समाप्त कर बेताल हंसते हुए बोला, राजन विक्रमादित्य, आप बताओ, क्या राजा धर्मकेतु का निर्णय पूर्णतः न्याय संगत था? सेठ भानुदत्त को कठोर दंड मिलना चाहिए था या क्षमा? यदि पिता ने पुत्री के जीवन से खिलवाड़ किया तो सबसे बड़ा अपराधी कौन है, पिता या समाज की प्रतिष्ठा की सोच? यदि तुम उत्तर जानते हुए भी चुप रहोगे तो मैं मानूंगा कि तुम अन्याय का समर्थन करते हो, और यदि बोले तुम नियम तोड़ दोगे। बेताल चुप हो गया। राजा विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली। उनके मुख पर दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, बेताल, जहाँ अन्याय हो वहाँ मौन अधर्म है। और जैसे ही उसने उत्तर देना शुरू किया, बेताल जोर से ठहाकर लगाकर फिर से आकाश में उड़ गया। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए, तलवार संभाली और बोले, जब तक धर्म की रक्षा होगी मैं तुम्हें पकड़ता रहूँगा। और वे एक बार फिर शमशान की ओर बढ़े। भाग 9 में राजा विक्रमादित्य और बेताल की सीरीज जारी रहेगी। तब तक आप वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।